आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा अभूतपूर्व ऑपरेशन जिसने रातों रात एक शांत और बर्फीले ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत की। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां किसी संघर्ष में शुरुआत में गोलियों या तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, बल्कि रफ्तार ही सबसे बड़ा हथियार हो। क्या हो अगर किसी बड़े टकराव में सबसे पहले पहुंचना ही जीत की इकलौती शर्त हो। ये स्रोत सामग्री हमें दुनिया की छत तक पहुंचने की एक बेहद रोमांचक और जोखिम भरी रेस के बारे में बताती है। एक ऐसी रेस जहां फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचने का सीधा सा मतलब था उस पूरे बर्फीले युद्ध क्षेत्र पर हमेशा हमेशा के लिए अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना। जो पहले पहुंचा, मैदान उसका। भाग 1, अस्पष्ट सीमा रेखा। तो चलिए सीधे उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा तय हुई थी वो आधिकारिक तौर पर केवल एक खास मैप कोऑर्डिनेट तक ही खींची गई थी। इसे NJ8942 कहा जाता था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस बिंदु के आगे का पूरा इलाका बिल्कुल अस्पष्ट छोड़ दिया गया था। वहां कोई स्पष्ट सीमा रेखा थी ही नहीं। और समझौते में जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो और भी ज्यादा अस्पष्ट थे। उसमें बस इतना लिख दिया गया, वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। स्रोत स्पष्ट करता है कि भौगोलिक रूप से इतनी अधूरी बात लिखने के बहुत बड़े भू राजनीतिक परिणाम सामने आए। मतलब एक छोटी सी लाइन ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। भाग 2, रेस की शुरुआत। और यहीं से ये असल दौर शुरू होती है जहां एक अस्पष्ट सी सीमा रेखा अचानक एक बहुत बड़े रणनीतिक फ्लैश पॉइंट में बदल जाती है। अब जो बात वास्तव में ध्यान देने वाली है वो ये है कि 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को इस क्षेत्र में जाने की इजाजत दे दी। कूटनीतिक रूप से मकसद बिल्कुल साफ था, वैश्विक नक्शों पर धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को वैध बनाना। अगर हम दोनों पक्षों की खुफिया जानकारियों की तुलना करें तो स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाती है। एक तरफ था ऑपरेशन अबाबील, जिसके जरिए पाकिस्तान गुप्त रूप से अत्यधिक ऊंचाई वाले गियर और उपकरण खरीद रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन हरकतों को देखकर भारत का रणनीतिक निष्कर्ष एकदम स्पष्ट था। जो भी सियाचिन पर पहले कदम रखेगा वो इलाका उसी का होगा। इसी सटीक निष्कर्ष के आधार पर नरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन और पीएन हून के नेतृत्व में एक बेहद साहसिक फैसला लिया गया। फैसला ये था कि विरोधी ताकतों के वहां पहुंचने से पहले ही एक्शन लिया जाए, तेज गति से आगे बढ़कर नियंत्रण कर लिया जाए। बस इसी एक फैसले ने इस ऐतिहासिक सैन्य तैनाती का मंच तैयार कर दिया। भाग 3, 20,000 फीट पर जीवन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये खंड उस खौफनाक और शत्रुतापूर्ण वातावरण को दिखाता है जिसका सामना इन सैनिकों को करना था। 13 अप्रैल 1984 का वो दिन। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को भारतीय वायुसेना द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। और उसके बाद का जो सफर था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कई दिनों तक लगातार बर्फ में पैदल चलना, विशाल ग्लेशियरों की चढ़ाई करना और बर्फ की सीधी दीवारों को पार करना, इस पूरे सफर की शारीरिक कीमत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, ये कोई मजाक नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि सैनिक लगभग बिना ऑक्सीजन के ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस। इतने क्रूर तापमान और कम ऑक्सीजन के बीच सबसे अहम बात यह है कि वहां गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक जरा सी चूक या एक गलत कदम का मतलब सीधा मौत था। भाग 4, ऊंचाइयों पर कब्जा। प्रकृति के इतने भयंकर रूप का सामना करने के बावजूद इस ऑपरेशन की सामरिक उपलब्धियां क्या रहीं? आइए इसे समझते हैं। बिलाफोंडला और सियाला, इन 2 जगहों पर नियंत्रण कर लिया गया। अब ये सिर्फ कोई आम भौगोलिक बिंदु नहीं थे, ये वो बेहद महत्वपूर्ण गेटवे या प्रवेश द्वार थे जिनसे पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इनका रणनीतिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा था। तो इस तेज रफ्तार रेस का नतीजा क्या निकला?
त्वरित कार्रवाई की वजह से भारतीय सेना ने पहले पहुंचकर इन ऊंचाइयों को सुरक्षित कर लिया। जब विरोधी सेना वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि सभी महत्वपूर्ण दर्रों और रास्तों पर पहले ही कब्जा हो चुका था। रेस खत्म हो चुकी थी। भाग 5 रणनीतिक परिणाम। इस एक कदम ने उस पूरे इलाके का भविष्य बदल दिया। आइए अब देखते हैं कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुए और इस पूरे ऑपरेशन की असल कीमत क्या थी। रणनीतिक फायदों की बात करें तो 1984 के बाद से पूरे सियाचिन ग्लेशियर और लगभग 70 किलोमीटर के रणनीतिक भूभाग पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और चीन के करीब स्थित प्रमुख क्षेत्रों पर नजर रखने का एक बहुत बड़ा सामरिक फायदा मिला। लेकिन दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को बनाए रखने की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। ये आंकड़े सच में विचलित करने वाले हैं। इस क्षेत्र में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है। इनमें से ज्यादातर जानें युद्ध या हथियारों की वजह से नहीं गईं। वहाँ असली दुश्मन तो कुछ और ही है। अत्यधिक जमा देने वाली ठंड, भयानक हिमस्खलन और ऑक्सीजन की भारी कमी। ये प्रकृति के साथ एक ऐसी जंग है जो आज तक लड़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर स्रोत सामग्री हमें यही बताती है कि ये महज एक सैन्य तैनाती नहीं थी। ये प्रकृति के खिलाफ एक अविश्वसनीय लड़ाई और मानव सहनशक्ति का एक अंतिम परीक्षण था। उन सैनिकों ने उस पूरे तरह से अमानवीय इलाके में जीवित रहने की सीमाओं को ही चुनौती दे दी। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब आपका असली दुश्मन खुद प्रकृति हो तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की अंतिम कीमत क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इस बर्फीले युद्ध क्षेत्र को थामे रखने में लगे असीम साहस और बलिदान पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।